Hello, my dear children. I welcome you once again in the social science class, and today we are going to study the remaining topics of the chapter Towns, Traders and Craftspersons. We are studying chapter 6 of history, and today we'll continue with the remaining topics. Traders, big and small. Children, in the previous topics we have studied about the towns that were developed in the medieval period. Medieval era में कैसे towns develop हुए उनके बारे में हमने पिछले topics में पढ़ा. Now in these topics we are going to study about the traders and the craftsperson. Okay? So there were many kinds of traders. बहुत तरह तरह के traders थे. Small, big, सभी traders होते हैं. व्यापार करते हैं तो सब तरह के traders होते हैं. And these traders they used to form एसोसिएशंस या गिल्ड्स जिनको उस समय पर कहते थे, ट्रेड गिल्ड्स फॉर्म करके दे यूज टू वर्क. स्पेशली द हॉर्स ट्रेडर्स जो होते थे उनकी अपनी एसोसिएशंस होती थी और फिर उनके जो लीडर होता था, जो हेडमैन होता था, ही यूज टू नेगोशिएट विद द वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस. मतलब कि हर कोई ट्रेडर जाके वॉरियर्स से बात नहीं करता था. उनकी एसोसिएशंस का हेड पर्सन उनके बिहाफ पर वॉरियर्स के साथ नेगोशिएट करके हॉर्स की ट्रेडिंग करता था. क्लियर? एंड दीज ट्रेडर्स एसोसिएशंस इसलिए भी फॉर्म करते थे बिकॉज दीज ट्रेडर्स यूज टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट. जब ट्रेडिंग के लिए निकलते हैं, व्यापार के लिए निकलते हैं, तो अपने सामान जब घोड़ों पर, ऊँटों पर लाद कर चलते हैं, देन दे हैव टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट. और इसलिए वो अकेले ट्रैवल नहीं करते थे. दे यूजली ट्रैवल्ड इन कैरावान्स एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. ठीक है, ऐसी बहुत सारी गिल्ड्स का रेफरेंस हमें 8th सेंचुरी के टेक्स्ट में देखने को मिलता है. द इम्पॉर्टेंट ट्रेड गिल्ड्स दैट वर प्रिवलेंट एट दैट टाइम, वी फाइंड द रेफरेंस ऑफ दीज ट्रेडिंग गिल्ड्स इन साउथ इंडिया, और उनके नाम क्या है? मनीग्रामम एंड नाना देसी. These are the two important famous trade guilds that were working in the South India in 8th century. Clear? Now there were other communities of traders also like Chettiars and Marwari Oswal, जो कि बहुत प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए. मतलब ये लोग बहुत बड़े व्यापारी बन गए. इनका बहुत नाम था उस समय पर. These are the communities who used to trade. इसके साथ साथ गुजराती ट्रेडर्स, जिसमें हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोराज वर इंक्लूडेड, दे ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. ठीक है, गुजराती ट्रेडर्स. गुजरात कहाँ है? हमारी कंट्री के वेस्ट कोस्ट पर है. तो यहाँ पर हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोराज ये ट्रेडिंग करते थे. किनके साथ? with the ports of Red Sea, Persian Gulf, East Africa, South East Asia and China. और किन चीज़ों की ट्रेडिंग करते थे? They used to sell their textiles and spices. आ रहा है समझ में? कपड़ों का और मसालों का व्यापार करते थे, मतलब यहाँ से भेजते थे. And in return they used to buy gold, ivory from Africa and spices, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China. You need to underline these things कि क्या चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था और क्या चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी मिडीवल पीरियड में. ट्रेडिंग के समय पर टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से, और गोल्ड आइवरी अफ्रीका से, स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी और सिल्वर इंपोर्ट किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से. ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे टाउन्स थे वेस्ट कोस्ट पर, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका, यहाँ पर ये जो भी वेस्ट कोस्ट पर टाउन्स थे, दे वर होम टू अरब्स, पर्शियन, चाइनीज़, जूइश एंड सारियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स. यहाँ पर ये सभी जो कम्युनिटीज़ हैं, ये सभी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आते थे. ठीक है, और इंडियन स्पाइसेस और क्लॉथ जो कि रेड सी से पोर्ट एक्सपोर्ट किए गए, रेड सी पोर्ट्स को भेजे गए थे, वहाँ से उन्हें इटालियन ट्रेडर्स ने ख़रीदा. एंड दे इवेंचुअली रीच यूरोपियन मार्केट्स, और उनको वहाँ पर बहुत महंगे दामों पर ख़रीदा जाने लगा, क्योंकि यहाँ के हमारी कंट्री के जो मसाले थे दे बिकेम सो पॉपुलर इन यूरोपियन मार्केट्स लाइक पेपर, सिनेमन, नटमेग, ड्राइड जिंजर. ये सभी स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डिमांड में हो गए और उससे उनको बहुत प्रॉफिट मिलने लगा.
एंड दीज बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। ठीक है, स्पाइसेस और हमारे जो टेक्सटाइल्स थे उनकी बहुत डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन इन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, क्योंकि ये मसाले वहाँ पर नहीं उगाए जाते थे। ठीक है, सिमिलरली द कॉटन क्लॉथ दैट आर वीवर्स यूज टू मेक, जो हमारे कंट्री के वीवर्स कॉटन क्लॉथ बनाते थे, दैट वाज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव एंड दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। बाहर के जो ट्रेडर्स हमारी कंट्री में आए वो किसकी वजह से आए? बिकॉज दे बिकेम they get attracted towards the textiles and towards the spice market of a country. ठीक है, now another in this box another trade market was given and it is about Kabul. काबुल सबको पता है काबुल कहाँ पर है? काबुल इज़ इन अफ़गानिस्तान। आज का जो प्रेजेंट है अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर है काबुल। और काबुल में बहुत जो लैंडस्केप है वो बहुत माउंटेनियस है और रगेड है, मतलब इट्स नॉट इवन, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पर बीच बीच में डेजर्ट्स आ जाते हैं, तो बहुत रगेड वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ड्राई है। तो वहाँ से 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ट्रेडिंग इंडिया में की जाती थी। दे वर लिंक्ड टू इंडिया थ्रू द सिल्क रूट। सिल्क रूट से काबुल एंड कांधार, कांधार इज़ ऑल्सो इन अफगानिस्तान, दीज टू सिटीज़ वर लिंक्ड टू इंडिया थ्रू द सिल्क रूट। और केवल ट्रेडिंग किस में ज़्यादा की जाती थी? हॉर्सेस में ज़्यादा की जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ और दूसरी चीज़ों में भी, लाइक ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क, या ये भी वहाँ से ट्रेड किए जाते थे। ठीक है, एक 17th सेंचुरी के मर्चेंट ने, जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवेनियर, उन्होंने लिखा है कि उस समय पर, हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, कि एनुअली 30,000 रुपीज़ की हॉर्स ट्रेडिंग काबुल से इंडिया में की जाती थी, विच मीन्स कि इट वॉज़ अ ह्यूज सम एट दैट टाइम, बहुत बड़ा सम है ये। तो 30,000 रुपीज़ के हॉर्सेस की ट्रेडिंग काबुल से होती थी। एंड कैमल्स कैरी ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क्स एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स टू द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम काबुल एंड एल्सवेयर। ठीक है, और साथ साथ ही स्लेव्स यानी गुलामों की भी बिक्री होती थी, गुलामों को ख़रीदा और बेचा जाता था, काबुल से गुलामों को भी लेकर आया जाता था। दैट मीन्स वो पर्सन्स होते थे जिनको आदमियों की खरीदना और बेचना भी चलता था उस समय पर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेडिंग पार्ट। हमने क्या क्या पढ़ा ट्रेडिंग पार्ट में? दैट देयर यूज्ड टू बी ट्रेड गिल्ड्स एट दैट टाइम, स्पेशली जो हॉर्स ट्रेडर्स होते थे वो अपने ट्रेड गिल्ड्स बनाकर रखते थे, एंड अदर ट्रेडर्स ऑल्सो दे यूज टू मेक देयर एसोसिएशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो दे वांटेड टू मूव इन एसोसिएशंस, क्योंकि वो अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। इट वॉज रिस्की, अगर बहुत सारा सामान लेकर कोई व्यक्ति अकेला ट्रैवल कर रहा है देन इट विल बिकम रिस्की, देयरफॉर दे यूज टू मूव इन कैरावान्स एंड ग्रुप्स बनाकर चलते थे। एंड सम ऑफ दीज फेमस जो ट्रेड गिल्ड्स हैं उनके नाम हमने क्या पढ़े? मनीग्रामम एंड नाना देसी, एंड दीज वर प्रिवलेंट इन द साउथ इंडिया। फिर हमने पढ़ा चेटियाज और मारवाड़ी ओसवाल प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग थे। सिमिलरली गुजराती ट्रेडर्स थे जिसमें हिंदू बनी और मुस्लिम बोहराज इंक्लूडेड थे, और वो क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे? टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे, और गोल्ड, आइवरी, स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी और सिल्वर इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारा जो स्पाइसेस था वो इटालियन ट्रेडर्स से होता हुआ यूरोप पहुंचा, और यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस इन कुकिंग एंड इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग, और दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉटन क्लॉथ ऑफ इंडिया ऑल्सो, एंड देयरफॉर दे कम फॉर ट्रेडिंग टू इंडिया। एंड वी हैव स्टडीड अबाउट काबुल। काबुल से हॉर्स ट्रेडिंग होती थी थ्रू सिल्क रूट के थ्रू हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, एंड ऑल्सो ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क्स और इवन फ्रेश फ्रूट्स वर ब्रॉट फ्रॉम काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट। कैमल्स के ऊपर लाद कर इनको लाया जाता था, एंड इवन स्लेव्स की ट्रेडिंग भी होती थी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्राफ्ट्स पर्सन। क्राफ्ट्स पर्सन किस तरह से थे और कैसे वर्क करते थे? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बिदार के क्राफ्ट्स पर्सन्स के बारे में। बिदार इज़ अ प्लेस इन कर्नाटका
और वहाँ पर यू कैन सी ये एक कैंडल स्टैंड है। इस कैंडल स्टैंड पर ये वर्क देख रहे हो आप, सी हाउ प्रोफिशिएंटली दिस वर्क इज़ डन। बहुत बारीक काम होता है और ये सोने और चांदी के तारों से ये काम होता है। इसको इनले वर्क कहते हैं, इनले वर्क ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। और ये बिदार के क्राफ्ट पर्सनस के द्वारा किया जाता था एंड इट बिकेम सो फेमस दैट इट केम टू बी नोन एज बिदरी वर्क, ठीक है। बिदार के क्राफ्ट पर्सनस इस वर्क को करते हैं, अभी भी करते हैं। वहाँ पर कुछ क्राफ्ट पर्सनस हैं जो ये बिदरी वर्क करते हैं और बिदार के नाम से ही इस वर्क को बिदरी वर्क कहा जाता है, ठीक है। इसमें मेटल के ऊपर कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर सिल्वर और गोल्ड से ये इनले वर्क किया जाता है। और कौन कौन से क्राफ्ट पर्सनस पॉपुलर थे उस समय पर, लाइक गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, black smiths, masons, carpenters. These were the craftspersons who were involved in the building of temples and palaces and tanks, reservoirs. हर कंस्ट्रक्शन वर्क में ये सभी क्राफ्ट पर्सनस की ज़रूरत पड़ती थी। किन किन की, गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मेसन्स, कारपेंटर्स। दे वर यूजफुल ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स ऑल्सो। दूसरे और कौन से क्राफ्ट पर्सन थे, देयर वर वीवर्स। वीवर्स यानी जो कि कपड़ा बुनने वाले क्राफ्ट पर्सनस होते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि सालियार के वीवर्स बहुत फेमस थे उस समय पर भी। और काइकोलार्स एमर्ज्ड एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़। इनकी जो क्लॉथ वीविंग थी उससे ये बहुत ही प्रॉस्पेरस कम्युनिटी बन गए थे। मतलब इनका जो क्लॉथ था वो अच्छे महंगे दामों पर बिकता था। दे यूज टू वीव फाइन कॉटन फॉर द रॉयल पीपल एंड फॉर द टेम्पल्स, फ्लैग्स ऑफ टेम्पल्स एंड ऑल्सो कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। लोगों के लिए, जो आम जनता थी उसके लिए कोर्स कॉटन वीव करते थे और जो राजा महाराजा होते थे उनके लिए क्या वीव करते थे, ये फाइन वाला कॉटन वीव करते थे। तो ये दे बिकम वेरी प्रॉस्पेरस और फिर ये टेम्पल्स को इतने प्रॉस्पेरस हो गए कि ये डोनेशंस भी देने लगे, ठीक है। सिमिलरली जो कॉटन वीविंग के जो कॉटन का कपड़ा बनता है तो इसमें बहुत सारे और दूसरे क्राफ्ट पर्सनस भी इन्वॉल्व होते हैं। लाइक वीविंग के बाद उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। वीविंग करने से पहले धागा, जो कॉटन रुई का जो रुई निकलती है, कॉटन निकलता है प्लांट में से, उसकी स्पिनिंग करके उसका धागा बनाना पड़ता है, डाइंग करनी पड़ती है। दीज बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो वीवर्स थे वो तो वीव करने का काम करते थे। इसके अलावा क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग, दे बिकम इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स। अलग स्पेशलाइज्ड लोग होते थे इनके लिए जो कि ये स्पिनिंग और डाइंग और क्लीनिंग का काम करते थे। सो दिस इज़ वॉट वी अंडरस्टूड अबाउट द क्राफ्ट्स पर्सन्स ऑफ इंडिया। Some of the towns like Ahmedabad went to become major commercial cities, ठीक है। अहमदाबाद जो गुजरात में है, इट बिकेम अ वेरी इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी एट दैट टाइम, बट सम हु वर प्रीवियसली वेरी इम्पॉर्टेंट सिटीज़, दे श्रैंक इन साइज एंड इम्पॉर्टेंस। लाइक थंजावुर, हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, चोला डायनेस्टी का जो थंजावुर उनकी कैपिटल थी। इट वॉज अ वेरी मेजर कमर्शियल सेंटर एट दैट टाइम, but slowly over the centuries it shrank in size and importance. Similarly, Murshidabad, which is in West Bengal, and it became very important center of trade for silk, ठीक है। सिल्क वहाँ पर बनाया जाता था, सिल्क का क्लॉथ, और वहाँ पर उनकी ट्रेडिंग की जाती थी। एंड इट बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704, बट लेटर ऑन इट डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ सेंचुरी, क्योंकि वीवर्स जो थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा फ्रॉम द चीप मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ बन गई, तो क्या हुआ, वहाँ से जो कपड़ा था, जो मिल में बना हुआ कपड़ा था, वो इंडिया में आने लगा। एंड इट वाज वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू द हैंड वूवन सिल्क ऑफ द वीवर्स ऑफ मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद के जो कारीगर थे, जो वीवर्स थे, उनका जो कारोबार था वो बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि वो इस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए। क्योंकि नेचुरली लोग क्या खरीदने लगे, लोग सस्ता कपड़ा खरीदने लगे जो इंग्लैंड से आ रहा था, तो उनकी सिल्क की जो ट्रेडिंग थी इट डिक्लाइंड, ठीक है। दिस शोज़ कि जो टाउन्स थे वो कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स बन जाते थे और फिर
धीरे धीरे सेंचुरीज़ की में विद द कोर्स ऑफ सेंचुरीज़ उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होती गई या वो चेंज, उनका फॉर्च्यून जो था वो चेंज होता गया। ठीक है, इन दिस वी हैव स्टडीड अबाउट अहमदाबाद, वी हैव स्टडीड अबाउट तंजावुर and we have studied about Murshidabad. Clear? Now the next topic in this chapter is a closer look Hampi, Masulipatam and Surat. ठीक है, हम सिटी वाइज एक क्लोजर लुक लेंगे 3 cities का, and these 3 cities are Hampi which is in Karnataka, Masulipatam and सूरत। तो मसूलीपट्टनम और सूरत जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिटी ऑफ हम्पी। यू मस्ट बी ग्लैड टू नो दैट हम्पी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट सिटी था उस समय का, और उसको जो यूनेस्को है उसने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। यूनेस्को विच is a branch of UN, it has declared Hampi as a World Heritage Site। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम्पी जो है इट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो कि 1336 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसका कैपिटल हुआ करता था, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। ठीक है, द मैग्निफिसेंट ruins at Hampi reveal a well fortified city. No mortar or cementing agent was used in the construction of the walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. See the picture. In this picture you can see that this is the ruin of a wall. तो इस तरह की walls थी। It was a well fortified city, मतलब उस चारों तरफ से बहुत किलाबंदी की हुई थी उस सिटी की, और इन दीवारों को बनाने के लिए किसी तरह का मोटार या सीमेंटिंग एजेंट यूज़ नहीं किया गया था। सी द टेक्निक वॉज सो वेल डेवलप्ड दैट दीज ब्रिक्स वर जॉइंड टुगेदर, दीज आर वेज टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग, एंड स्टिल दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स थी, किले की दीवारें, जो कि इंटरलॉकिंग से जिनमें ईंटों को जोड़ा गया था। ठीक है, नाउ द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज वेरी डिस्टिंक्टिव। बहुत अलग आर्किटेक्चर है हम्पी का। क्यों, अब तो जो बिल्डिंग्स हैं वो सभी ऑलमोस्ट खंडर में बदल चुकी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टूट फूट हो गई है उनमें, बट स्टिल वी कैन सी द रॉयल आर्किटेक्चर, जो बहुत सुंदर आर्किटेक्चर था उस समय का। सी इन द बॉक्स इट देयर इज गिवन अबाउट द डोमिंगो पेस, जो पोर्चुगीज़ ट्रेवलर थे, उन्होंने हम्पी के बारे में क्या कहा है इसको मेंशन किया गया इन दिस बॉक्स। सी व्हाट ही हैज़ रिटन अबाउट इट, कि एट द एंट्रेंस गेट क्या है, जहाँ पर लोग आते हैं, गोवा से जो लोग आ रहे हैं, उस एंट्रेंस गेट पर द किंग हैज़ मेड विद इन इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विद वॉल्स एंड टावर्स, कि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी बनाई है जो कि चारों तरफ से दीवारों से और मीनारों से, मतलब टावर्स थे ना, वॉच टावर्स थे जहाँ पर सैनिक खड़े होकर किले की रक्षा करते थे, तो ऐसे टावर्स हैं। दीज वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटीज़, वो और आम दीवारों की तरह नहीं हैं, बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मशीनरी सच एज would be found in few other parts, and inside very beautiful rows of buildings made after their manner with flat roofs। कि जो आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो ऑर्डिनरी नहीं है, दीज आर मेड विद स्ट्रॉन्ग मैसनरी। और अंदर क्या है, किले के अंदर देयर आर ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, रोज ऑफ बिल्डिंग्स हैं, मतलब करीने से लगी हुई लाइन से बिल्डिंग्स हैं जिनकी फ्लैट रूफ्स हैं। ठीक है, फ्लैट छतों वाली बिल्डिंग्स हैं। और ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, सी दिस पिक्चर, ये पिक्चर आपको अभी जो न्यू करेंसी है उसमें 50 रुपीज़ के नोट के ऊपर आपको ये पिक्चर दिखाई देगा। दिस इज़ द स्टोन चैरियट ऑफ विट्ठल टेम्पल हम्पी। हम्पी में विट्ठल टेम्पल का स्टोन चैरियट है, मतलब पत्थर से बना हुआ रथ। दिख रहा है कितना खूबसूरत बना हुआ है ये, बिल्कुल स्टोन को कार्व करके रथ का शेप दिया गया है, एंड इट हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द 50 रुपी करेंसी नोट। सब लोग देखना आप इसको।
सो वी वर स्टडिंग अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी. हम्पी का आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट था, बहुत यूनिक था. द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेज, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स. बहुत सुंदर जो रॉयल कॉम्प्लेक्स में जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत सुंदर, उसमें आर्चेस थी, उनके डोम्स अच्छे सुंदर थे. एंड दे हैव पिलर्ड हॉल्स, बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे जिनमें पिलर्स लगे हुए थे, मतलब पिलर के ऊपर बेस किए हुए बड़े बड़े हॉल्स थे. एंड नीशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स, और वहाँ पर स्कल्पचर्स को लगाने के लिए, मतलब मूर्तियों को लगाने के लिए नीशेस बने थे, मतलब जगह बनी हुई थी, खंड बने हुए थे जिसमें स्कल्पचर्स को प्लेस किया गया था. दे हैव ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स, बहुत सुंदर वहाँ पे फलों के बाग, प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचरल मोटिव्स, ये सब वहाँ पर थे. अपने जो पीक के डेज थे, इन इट्स हे डे इन द 15th-16th सेंचुरीज, जब वो पीक पर था हम्पी, तो हम्पी जो था वो बहुत ही बड़ा कमर्शियल और कल्चरल सेंटर हुआ करता था. हम्पी बसल्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम मर्चेंट्स, चेटीज़ एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्चुगीज़ थ्रॉन्ग द मार्केट्स ऑफ हम्पी. हम्पी की जो मार्केट थी वहाँ पे हमेशा चहल पहल रहती थी, बहुत हसल बसल होती थी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स, मुस्लिम ट्रेडर्स, चेटियार्स जिनके बारे में हमने पढ़ा था, एंड यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्चुगीज़ पीपल, दे यूज टू कम टू द मार्केट ऑफ हम्पी फॉर ट्रेडिंग. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया फोर्टिफाइड सिटी के बारे में और क्या आर्किटेक्चर हुआ करता था उसके बारे में. नाउ वहाँ पर क्या होते थे? टेम्पल्स बहुत बनाए गए हम्पी में. टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़. वहाँ पर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती थी, लाइक द डांसेज ऑफ देवदासीज. देवदासीज कौन होती थी? टेम्पल डांसर्स. ठीक है, जो मंदिरों में नृत्य करती हैं, इस तरह की लेडीज़ होती थी, इस तरह की फीमेल्स होते थे, हु यूज टू परफॉर्म बिफोर द डाइटी, रॉयल्टी एंड मासेज इन मैनी पिलर्ड हॉल्स इन विरूपक्षा टेम्पल. विरूपक्षा जो शिव शंकर जी का टेम्पल है, शिव भगवान का टेम्पल है, वहाँ पर देवदासीज परफॉर्म करती थी. एंड महानवमी जो नवरात्रि में आती है, it was one of the important festivals celebrated by the people at Hampi. हम्पी में महानवमी फेस्टिवल को बहुत जोश से मनाया जाता था. It was most important festival celebrated at Hampi. They found the महानवमी, वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक महानवमी प्लेटफॉर्म भी मिला है उसके रूइंस में, जहाँ से किंग जो थे वो ट्रिब्यूट्स एक्सेप्ट करते थे, गेस्ट्स को रिसीव करते थे और अपने सबॉर्डिनेट चीफ्स के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते थे. ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉज डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेज एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स. कुश्ती का कोई जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उस तरह के कॉम्पिटिशन्स, म्यूज़िक, डांस, इस तरह की परफॉर्मेंसेज वो महानवमी प्लेटफॉर्म पर बैठकर देखते थे. सो इतना वेल एस्टेब्लिश्ड और इतना जो बोलना चाहिए उसको बहुत ही हसल बसल वाला, इट वॉज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर हम्पी. ठीक है, हम्पी फेल इनटू रून्स फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565. 1565 में दक्कनी सुल्तान, जो डेक्कनी सुल्तान्स थे, लाइक द रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदार, ये सभी रूलर्स जो डेक्कनी सुल्तान्स थे, उन्होंने विजयनगर जो रूलर्स थे उनको हरा दिया. एंड देन हम्पी फेल इनटू र्यून्स. ठीक है, इन 1565 में जब डेक्कनी सुल्तान से हम्पी रूलर्स हार गए, विजयनगर जो एम्पायर था उसका पतन हो गया, वो डिक्लाइन हो गया. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे. And in the next video we will continue with the topics like gateway to the west, Surat, then fishing in troubled waters, Masulipattnam. ये सभी topics हम next video में cover up करेंगे. So goodbye for now. Watch the video and tell me how you have understood the chapter.